क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। मध्य प्रदेश की सियासत के लिए आज बेहद ही खास और बड़ा दिन था। लोकतंत्र का पर्व मध्य प्रदेश में मनाया गया, जहां विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान हुआ। खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश की जनता ने इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जबरदस्त बंपर वोटिंग मध्य प्रदेश में इस बार देखने के लिए मिली है। शाम 5 बजे तक के निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक करीब 71% वोटिंग मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार की है और इसकी जो भनक है कांग्रेस के खेमे तक पहुंच गई है। और खबर आ रही है कि कांग्रेस के सीएम फेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ बेहद खुश हैं। कमलनाथ की खुशी की क्या वजह है, मध्य प्रदेश में क्या सियासी बदलाव की बयार है, तमाम मसलों पर, तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर क्या कुछ हुआ, क्या रहे चुनावी मसले और किन मसलों पर हुई वोटिंग, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रही। हालांकि कुछ जिलों में, कुछ विधानसभा सीटों पर मतदान की यह जो समय टाइमिंग थी ये 3 बजे तक ही रही। ये विशेष कुछ सीटें थी। हालांकि तमाम देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में तो शाम 6 बजे तक का समय तय किया गया था। कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई। हालांकि पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान रहा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट दिमनी में पथराव हुआ। उसके बाद भिंड में भी हिंसा की कुछ खबरें आई, जहां पर दो गुटों के बीच में पथराव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी हैं राकेश शुक्ला, उनके ऊपर भी कुछ पथराव फेंके गए। जबलपुर से भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं। मतदान के आखिरी पलों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व से जो प्रत्याशी अंचल सोनकर, उनको गोली लगने की खबर आ रही है। तो कई ऐसी जगह थी जहां पर शांतिपूर्वक मतदान भी हुए, लेकिन हिंसा की खबरें भी सामने आई। इंदौर में मालिनी गौड़ के बेटे के खिलाफ मारपीट के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो मतदान तो शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन ग्वालियर चंबल की बात करूं तो वहां पर भिंड में नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट पर भी पथराव और हिंसा की खबरें सामने आई। जबलपुर महाकौशल की बात करूं तो यहां पर भी पूर्व का जो क्षेत्र सेंसिटिव एरिया माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है, आखिरकार वहां से भी मतदान के आखिरी घंटे में हिंसा की खबरें आ गई। हालांकि इन सबके बावजूद जो बड़ी बात रही, मध्य प्रदेश की जनता ने जमकर मतदान किया है। शाम 5 बजे तक के ही आंकड़ों की बात करें तो 71.16% मतदान दर्ज कर लिया गया था। कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक के जो आंकड़े आएंगे फाइनल, इस पे ये पैमाना और भी बढ़ सकता है। और अब मतदान जब बंपर हुआ तो इसकी खुशी कांग्रेस मना रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी मतदान के इस प्रतिशत से खुश है, लेकिन कांग्रेस को अब लग रहा है कि ये जो बंपर मतदान हुआ है प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के लिए कर दी है। और बदलाव की एक जो बयार है, कांग्रेस उसे अब समझने की कोशिश कर रही है। जो हमारे सूत्रों से खबर आई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो इस आंकड़े से बेहद खुश हैं। कमलनाथ का ऐसा मानना है कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार प्रदेश में सियासी बागडोर कर रहे थे, चुनावी अभियान में जुटे हुए थे, उसका असर देखने के लिए मतदान में मिला है। और प्रदेश की जनता ने यही कारण है कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। हालांकि अभी कुछ भी कहना सियासत के लिहाज से लाजमी नहीं होगा कि मतदान किसके पक्ष में गया है, लेकिन खुशी अपने अपने खेमे में जाहिर होने लगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी खुशी जाहिर की है कि जबरदस्त मतदान देखा गया है और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में इन आंकड़ों का अपना ही एक बोलबाला रहा है। अमूमन देखा जाता है कि जब राज्यों में बंपर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये सत्ता में बदलाव की तरफ इशारा करती है। एंटी इनकम्बेंसी की जो एक बात चली आती है, उसके खिलाफ कहते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो जो मौजूदा सरकार रहती है उसकी विदाई हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी पैमाने को देखें तो यहां पर मिजाज थोड़ा उल्टा रहा है। 2003 से अगर हम आंकड़ों की बात करें, पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2003 में करीब 67% मतदान हुआ था। 2008 के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा, 67 से 69 गया। 2008 में फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ा और करीब 71%, 72% वोटिंग हुई थी। 2018 में ये वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है और करीब 74.97 के करीब वोटिंग फीसदी हुई थी। हालांकि 2018 में जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार थी उसकी विदाई हो गई और कांग्रेस में कमलनाथ सरकार 15 साल बाद सत्ता में आ जाती है। लेकिन अब 2023 के चुनाव में एक बार फिर से बंपर वोटिंग हुई है।
शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो करीब 71% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं 6 बजे तक जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें यह पैमाना 76% को भी क्रॉस कर सकता है। और इसी पैमाने को लेकर अब कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस के चुनावी वादे थे, जो कांग्रेस के चुनावी मुद्दे थे, उन पर अपनी मुहर लगा दी है और शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ जमकर वोटिंग की है। हालांकि कांग्रेस का ये कयास, कांग्रेस की ये जो सोच है, ये कितनी सच साबित होगी, इसका फैसला होगा 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, वहीं छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान हुए। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुए थे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब बारी राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की है। तो 5 राज्यों के परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे और इसके साथ ही सत्ता के सेमीफाइनल का फैसला हो जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के ये विधानसभा चुनाव अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में वो कौन से मुद्दे रहे, आखिर जनता ने ईवीएम पर किन मुद्दों को लेकर मुहर लगाई, तमाम मसलों पर भी चर्चा करते हुए जाएंगे। बता दें कि करीब 1 महीने से लगातार मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे के द्वारा जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया। तमाम दिग्गज नेता भी मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रहे हो, प्रियंका गांधी हो, दूसरे नेता हो, प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यानी कि दोनों ही पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर डेरा डाले हुए थे। और अब मध्य प्रदेश की जनता ने अपना फैसला ईवीएम की पेटी में बंद कर दिया है और करीब 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को जनगणना मतगणना के साथ होगा। प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया, इसका पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा, लेकिन सत्ता और सरकार बनने की सुगबुगाहट अब से ही शुरू हो गई है। तो इस बार जो चुनावी परिदृश्य रहा है मध्य प्रदेश का, बेहद ही प्रयोगात्मक था। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 18 साल से यहां पर सत्ता में काबिज है, इस बार एक बड़े प्रयोग को लेकर आई और इस प्रयोग ने पूरी तरह से चुनाव की दिशा और दशा ही बदल दी। यहां तक कि कांग्रेस ने भी ये बात कहीं ना कहीं चुनावी अभियान के दौरान स्वीकार की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग सामने आया, उसने कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी कर दिया। सबसे पहले बता दूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए विधानसभा चुनाव में अपने 7 सांसदों को विधायक के चुनाव के लिए मैदान पर उतार दिया। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, यह बड़ी बात रही। एक राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल है। जब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दूसरी लिस्ट आई, इस लिस्ट ने पूरी तरह से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सियासत को भी चौंका कर रख दिया कि ये क्या प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी आखिर विधानसभा चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाह रही है। तमाम ये मसले आ गए सामने कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा फैसला क्यों ले रही है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाए, कांग्रेस ने तंज कसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं बचे हैं, चेहरे नहीं बचे हैं और अपनी लाज बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व वाले चेहरों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। 7 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारे थे, इनकी 7 दांव पर लगी हुई है। एक राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 7 दांव पर लगी है। इसके बाद अलावा आपको बता दूं कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से उतरे हुए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से केंद्रीय मंत्री हैं, निवास अपनी विधानसभा सीट से उतरे हुए हैं। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से उतरे हुए हैं। जबलपुर से बात करूं तो राकेश सिंह जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से उम्मीदवारी कर रहे हैं। इसके अलावा सतना से गणेश सिंह उतरे हैं मैदान में, गाड़ावाड़ा से उदय प्रताप सिंह उतरे हैं। वहीं सीधी की एक सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला सांसद रीति पाठक को मैदान पर उतारा है। यानी कि भाजपा के 7 दिग्गज सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री समेत एक राष्ट्रीय महासचिव ने इस विधानसभा चुनाव में शिरकत की और इन दिग्गज नेताओं की शिरकत ने पूरी तरह से सियासत के पैमाने को चुनावी माहौल में गर्म रखा। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। कमलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस के मुखिया प्रदेश में है, जो सीएम के चेहरे बनकर सामने आए और जमकर प्रचार प्रसार करा। वहीं मुद्दों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने इस बार जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, यह मुद्दा ही कहा जा रहा है कि विधानसभा 2023 में कांग्रेस या भाजपा की जीत का
सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा और यह मुद्दा रहा महिलाओं का। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जहां लाडली बहना योजना को सबसे बड़ा अपना हथियार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने महिला सम्मान निधि का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की ये योजना आपको बता दूं कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही सामने आई थी, जिसमें प्रदेश की तमाम महिलाओं को प्रदेश सरकार ने 1250 रुपए की राशि हर महीने देने का वादा किया। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये योजना प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी के रास्ते खोल सकती है। वहीं कांग्रेस ने इसकी काट निकाली और प्रदेश में महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पर 1500 रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी। इन दोनों योजनाओं घोषणाओं के बीच जबरदस्त मुकाबला भी देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो प्रदेश में है शिवराज सिंह चौहान, पहले उनके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई। शिवराज सिंह चौहान का शुरुआती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में नाम नहीं आया और कांग्रेस को एक बड़ा हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि जब शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सियासी समर में वापसी की तो मुकाबला और भी जोरदार हो गया। जो तमाम मुद्दे रहे, तमाम मसले रहे, शिवराज सिंह चौहान की सियासी जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई है इस चुनाव में देखने के लिए मिली। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व खासा नाराज है भारतीय जनता पार्टी का और उन्हें यही वजह रही कि इस बार सीएम का चेहरा ऐलान नहीं किया। बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे और संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने कमलनाथ को पहले ही अपना सीएम का चेहरा तय कर दिया था। ऐसे में चुनाव और भी रोचक हो गए। शिवराज सिंह चौहान की साख से ये चुनाव जुड़ गया। हालांकि चुनाव के अभी जब मतदान खत्म हुआ है, यहां तक पहुंचते पहुंचते शिवराज सिंह चौहान ने आखिर ये दिखाई दिया कि उनके बिना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी समर में उतरना आसान नहीं होगा। बात करें अगर शिवराज सिंह चौहान की, तो तीसरी चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान को बतौर प्रत्याशी घोषित किया गया था। इससे पहले तो ऐसी चर्चा भी चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट से भी गायब हो सकता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो अपनी टैगलाइन बनाई, जो प्रदेश की चुनावी अभियान के लिए नारा दिया, वो एमपी के मन में मोदी था। इसे शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा झटका माना गया। कांग्रेस ने भी इसका जमकर फायदा उठाया। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को तो खुद भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं कर रही है, उनका केंद्रीय नेतृत्व पसंद नहीं कर रहा है, तो प्रदेश की जनता उन्हें क्या पसंद करेगी। लेकिन जिस दिन शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बतौर प्रत्याशी मुहर लगती है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इस सियासी समर में उस ऊर्जा के साथ कूदते हैं और अंत तक करीब 165 जनसभाएं करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर सामने आ जाते हैं। वो शिवराज सिंह चौहान जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनकी खुद की सीट पक्की नहीं है, उनके सीएम चेहरे पर मुहर नहीं लगाई गई और कहा जा रहा था कि 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव सीएम का चेहरा बनकर सामने आए हैं। लेकिन जब चुनावी समर खत्म होता है तो शिवराज सिंह चौहान ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर सामने आते हैं। यहां तक कि जिन 7 बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतारा था, इनकी सबसे बड़ी डिमांड उनकी विधानसभा सीट पर जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान की जनसभा बनकर सामने आई। भाजपा के इन तमाम नेताओं ने मांग की कि हमारी सीट पर भी शिवराज सिंह चौहान आए और एक जनसभा जरूर करें ताकि हमारे पक्ष में माहौल बनाए। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस चुनाव में साबित कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के बिना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सियासी जमीन तलाश करना मुश्किल होगा। मैं मुद्दों की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा जुड़ा रहा वो इस बार लाडली बहना योजना का जुड़ा रहा। प्रदेश में इस बार महिलाओं का जो मतदाताओं का बोलबाला है वो पुरुषों के समान ही है। पुरुषों की बात करूं तो करीब 2 करोड़ 88 लाख पुरुष मतदाता हैं, वहीं महिला करीब 2 करोड़ 72 लाख मतदाता हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं को लेकर दोनों ही पार्टियों का पूरा फोकस रहा। जबकि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो महिलाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान अभी से नहीं, 2007 से लगातार उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लाई थी। इसके बाद ही उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन माना और खुद को प्रदेश के भांजे भांजियों का मामा बता दिया। तो पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा और अब जब चुनाव 2023 की बारी आई तो इस रिश्ते से ही शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। माना जा रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापसी होती है तो वो वजह शिवराज सिंह चौहान ही होंगे और उनकी यह योजना लाडली लक्ष्मी होगी। और अगर सरकार बदलाव लेकर आती है, प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, तो यही महिला होंगी जो कांग्रेस के लिए
सत्ता के दरवाजे खोलेंगी। और यही वजह है कि कमलनाथ इस वक्त बेहद खुश हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सकती है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से आंकड़े सामने नहीं आए हैं। इन वोटर्स में महिलाओं का आंकड़ा क्या रहा है, पुरुषों का आंकड़ा क्या रहा है, यह भी देखना होगा। लेकिन अगर महिलाओं का आंकड़ा बढ़ता है तो दोनों ही पार्टियों के लिए सुगबुगाहट तेज हो जाएगी, क्योंकि लाडली लक्ष्मण योजना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रही, तो वहीं कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाई महिला सम्मान योजना को। ये वादा किया है कांग्रेस ने कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होती है तो तमाम महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को फोकस में रखा। वहीं कमलनाथ ने एक बार फिर से किसानों को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, कर्ज माफी का वादा किया है। पिछले बार 2018 के चुनाव की बात करें तो कर्ज माफी ही वो मुद्दा था जिसने 15 साल बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कराई थी। इस बार एक बार फिर कमलनाथ अपने इसी वादे के साथ आए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के लिए कई बड़े वादे लेकर आई है। किसानों के लिए वादा किया गया है कि अगर हम एक बार फिर से सरकार में आते हैं तो एमएसपी बढ़ाया जाएगा। किसान सम्मान निधि का भी मुद्दा आया। तो तमाम मुद्दे यहां पर देखने के लिए मिला। एक जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिली पिछले एक महीने के दौरान। तमाम मुद्दे सामने आए। आदिवासियों के अपमान के आरोप कांग्रेस ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बड़े आरोप लगाए कांग्रेस के खिलाफ। राहुल गांधी पर हमले हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हुई, तमाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला विरोधी बयान के मुद्दे की गूंज भी मध्य प्रदेश में सुनाई दी। और इन तमाम मुद्दों के बाद आज मतदान की बारी आई और मतदान में भी प्रदेश की जनता ने जमकर यहां पर भाग लिया और शाम 5 बजे तक ही 71% मतदान दर्ज करा दिया गया। आंकड़ों की बात करूं तो अलग अलग आगर मालवा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, करीब 82% मतदान हुआ। वहीं पर अलीराजपुर में सबसे कम मतदान को देखने के लिए मिला है। राजधानी भोपाल जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां बेहद कम मतदान देखने के लिए मिला है। वहीं जबलपुर में अच्छा खासा मतदान देखने को मिला है। यानी कि तमाम जिले हैं, तमाम जिलों से अलग अलग मतदान के आंकड़े सामने आए हैं और इन मतदान के आंकड़े कहीं ना कहीं आने वाले परिणाम की ओर भी इशारा कर रहे हैं। अमूमन ये माना जाता है कि अगर सत्ता के खिलाफ वोटिंग होती है तो इसका आंकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी एक पैटर्न नहीं है। जैसे हम यूपी में देखते आते थे कि वहां पर एक बार दूसरी सरकार और कभी भी सरकारों को वापसी नहीं कराई जाती थी। राजस्थान में भी यही पैटर्न है, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता निर्धारित करने का कोई पैटर्न नहीं है। यहां का मतदाता हर बार एक अलग मन बनाता है, हर बार एक अलग लिहाज से वोटिंग करता है। जब पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में 3% से ज्यादा मतदान हुआ था तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि अगर चुनावों की बात करें तो 2003 से लेकर 2018 तक हर बार मतदान के आंकड़ों में इजाफा हुआ है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार में वापसी करती रही थी। तो इस बार बढ़ा हुआ मतदान किस ओर इशारा करेगा, यह भी अब एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा जिन 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, उसका भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ? आखिर भाजपा की यह रणनीति कितनी कारगर साबित हुई? तो इसे लेकर सियासी पंडितों का अपना ही एक मत सामने आया है और यह बेहद चौंका देने वाला है। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है और यही वजह है कि भाजपा ने इन 7 चेहरों को बतौर सीएम उम्मीदवार उतारा है। हालांकि किसी भी चेहरे को लेकर सीएम उम्मीदवार होने का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब सियासी पंडितों का कहना है कि यह भाजपा का सबसे बड़ा दांव था प्रदेश की सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लाने का। इस दांव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल खेला। भाजपा ने तमाम बड़े चेहरों को उनके क्षेत्र में उतार दिया और कोशिश की कि ये बड़े चेहरे अपने क्षेत्र में सीएम उम्मीदवार खुद को दिखाएं। हालांकि पार्टी की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया था। जैसे बात करूं अगर मैं ग्वालियर चंबल की, तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां के सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम कहीं ना कहीं सीएम चेहरों को लेकर रहा है और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि हम इन चेहरों की बदौलत इन्हें सीएम का उम्मीदवार अप्रत्याशित तौर पर घोषित करें और क्षेत्र का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसे आकर्षित करने की कोशिश करें। और इसका जो असर है जमीन पर देखा भी गया। लिबरल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचती रही, लोगों का मन टटोलने की कोशिश करती रही। एमपी के मन में कौन है ये जानने की हर संभव हमने कोशिश की और हमें जो आंकड़े सामने आए, जनता का जो मन सामने आया, उससे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का यह दांव कितना कारगर साबित हुआ।
मध्य प्रदेश में बात करूं जैसे महाकौशल की, तो यहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। असर यह रहा कि महाकौशल की जो जनता है, चाहे वो दमोह की हो या नरसिंहपुर की हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को अपना सीएम उम्मीदवार मान बैठी। और यही एक बड़ी वजह रही कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम सांसदों के अपने मैदान पर उतारने के साथ ही जीत की जो तस्वीरें हैं गढ़नी शुरू कर दी हैं। राकेश सिंह को जबलपुर से उतारा गया, कोशिश की गई कि 8 सीटों पर राकेश सिंह की छवि का असर देखने के लिए मिले। सतना की बात करूं तो गणेश सिंह को मैदान पर उतारा गया। बघेलखंड में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इस बार एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की गई। सिंगरौली में, सीधी में रीति पाठक को उतार दिया गया। आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया। तो एक सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही। साजिश नहीं कहूंगा मैं, इसे दांव कहूंगा, सियासी दांव कहूंगा। और ये दांव कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ा करने वाला था। कांग्रेस के लिए एक टिकटों के फैसले को लेकर बड़ी फजीहत सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज चेहरों को उतार दिया था। ऐसे में किसी भी छोटे चेहरे को कांग्रेस टिकट देने से परहेज करती रही। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस में जमकर लड़ाई भी हुई। हालांकि ये टिकटों को लेकर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में भी सामने आई थी, लेकिन कांग्रेस के खेमे में थोड़ा ज्यादा रहा इसका असर। तो भारतीय जनता पार्टी की ये चाल, ये दांव एक लिहाज से तो कारगर साबित हुआ। हालांकि मतदान में ये दांव कितना बदलाव लाएगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बात करूं 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। करीब 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि बहुमत के आंकड़े से 2 सीटों से चूक गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर थम गई थी। बाद में कांग्रेस ने बसपा और सपा के विधायकों के साथ प्रदेश में सरकार बनाई। 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार सिंधिया की बगावत के साथ गिर गई और एक बार शिवराज सरकार की फिर से वापसी हुई। लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो इस बार 2023 के चुनाव से पहले जनता का जो रुख था मिला जुला रहा। 18 सालों से लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने के लिए प्रदेश में मिली। चाहे वो बात युवाओं की हो या दूसरे मतदाताओं की, बदलाव की एक बयार देखने के लिए मिली है। और ये बदलाव की बयार अगर मतदान पर गई होगी तो प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि कांग्रेस फिलहाल खुश है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान का आंकड़ा बढ़ता हुआ सामने आया है, ये कांग्रेस के पक्ष में गया है और शिवराज सरकार की विदाई बढ़ा हुआ ये आंकड़ा तय कर सकता है। दूसरी ओर शिवराज सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लाडली लक्ष्मी योजना का जो असर है जमीन पर दिखा है। शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके जो मुद्दे आए हैं, जो वचन पत्र के वादे आए हैं, वो तमाम वादे अब मतदान में सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पैमाने की बात करूं, एक पैटर्न की बात करूं, तो हर बार का बढ़ता हुआ आंकड़ा प्रदेश में बदलाव के लिए नतीजे नहीं बनाता है। 2003 में जब आंकड़ा बढ़ा तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। फिर यह आंकड़ा 2008 में भी बढ़ा तो भाजपा सरकार की ही वापसी हुई। 2013 में एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ता है और वापसी भाजपा सरकार की ही होती है। लेकिन 2018 में जब 3% यह आंकड़ा बढ़ता है तो शिवराज सरकार की विदाई हो जाती है। और इस बार जब यह आंकड़ा बढ़ रहा है तो परिणाम क्या होंगे, ये कहना अब सियासी पंडितों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो प्रदेश में मतदान तो हो गए हैं और अब सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है 3 दिसंबर के परिणाम को लेकर। तो तमाम मुद्दे यहां पर देखे गए। शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी हुई है। लगातार उनके सीएम पद को लेकर अटकलें लगी रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी बात देखने के लिए लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में एक अहम चेहरे बनकर उभर कर आए हैं। 2018 की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए जबरदस्त प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी और ग्वालियर चंबल ही वो क्षेत्र था जहां से कांग्रेस को जबरदस्त लीड मिली थी, बढ़त मिली थी। नतीजा बाद में सामने आया था और 15 साल बाद कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में कमान संभाली थी सत्ता की। हालांकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। एक बदले हुए अंदाज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में जंगा प्रचार प्रसार किया। हालांकि पहले माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सीएम के फेस होंगे और पूरे प्रदेश में वो कमान संभालेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो फोकस रहा वो ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर ही सीमित रहा। प्रदेश में उन्होंने कई जनसभाएं भी की हैं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने ग्वालियर चंबल को संभाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ ने प्रदेश भर में दौरे किए हैं। महाकौशल में तो कांग्रेस की उन्होंने जबरदस्त जनसभाएं की हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की बात करूं, बघेलखंड की बात करूं, बुंदेलखंड में हर तरफ कांग्रेस का ये खेमा गया।
दिग्विजय सिंह ने कुछ अपने लिए 66 सीटें चुनी थी। इन 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने काम किया। तो कांग्रेस की जो एक टीम थी इस विधानसभा चुनाव में सामने आई है। संगठन ने मजबूती दिखाई है। हर बार की तरह दो फाड़ नजर नहीं आए हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कंट्रोवर्सी में जरूर सामने आए थे। वो कपड़ा फाड़ का हमने बयान भी सुना था जब लगा था कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अब ठीक नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बाखूबी से ये पूरा मसला किनारे किया था और अपनी दोस्ती की मिसाल दी थी और प्रदेश के चुनावी अभियान में जुट गए थे। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जबरदस्त मेहनत की गई है और अब बारी है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को सेमीफाइनल के नतीजे आएंगे। ये सेमीफाइनल होगा सत्ता का, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल का। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से 29 सीटें निकलकर आती हैं और विधानसभा चुनाव में जो पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी एक बड़ा दावा उस 29 सीटों पर कर देगी। हालांकि इस पर भी एक कयास, एक समीकरण जो निकलकर सामने आता है वो उलट है। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस ने तो सरकार में वापसी की थी, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही जाती हैं। तो यह कहना भी फिलहाल ठीक नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर करेंगे, लेकिन एक हवा जरूर बन जाती है दोनों ही पार्टियों के लिए। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एक अच्छा बूस्टर मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश की सरकार में वापसी कर ली है तो एक बात तो साबित हो जाएगी कि मोदी की लहर, मोदी का चेहरा फिलहाल विधानसभा क्षेत्रों में भी बरकरार है, राज्य के विधानसभा चुनावों में भी बरकरार है। हालांकि जनता का फैसला अंतिम होगा। जनता ने ईवीएम में किस पार्टी के लिए अपनी बटन दबाई है, इसका परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा। इससे पहले प्रदेश में जबरदस्त सियासी घमासान रहा और अब इंतजार रहेगा 3 दिसंबर का। हालांकि इस बीच राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, मिजोरम में भी चुनाव होने हैं और तेलंगाना में। तो सभी मिले जुले यहां पर परिणाम सामने आएंगे। सभी राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन अब बारी होगी 2024 के भी लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में ये परिणाम सामने आने के बाद ही 2024 के लिए भी सियासी घमासान तेज हो जाएगा। हालांकि उसके लिए फिलहाल अभी काफी वक्त है। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी पर आज मतदान हुए और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी ने भी बघेलखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश करने की भरपूर कोशिश की है। बघेलखंड में सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल खुद बतौर प्रत्याशी मैदान पर उतरी हैं और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री कराने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब आपके साथ हमारी मुलाकात कल 8 बजे होगी। रोजाना आपके साथ 8 बजे हम इस क्या हाल है हिंदुस्तान के कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे और हिंदुस्तान के उन तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे जिनका सरोकार आपसे है, जिनका सरोकार जनता से है। तो देखते रहिए लिबरल टीवी मेरे साथ।